Assalamu alaikum. Welcome back to this lecture series on data mining, and our today's topic is data cleaning as a data preprocessing task. As in our previous lecture हमने बात की थी major tasks in data preprocessing और उसमें हमने डिस्कस किया data cleaning, data integration, data reduction, transformation and data discretization. So from now to onward, we are going to discuss each of these in detail. And but for this lecture, we are going to focus on data cleaning task. एक्चुअली जब हम रियल वर्ल्ड डेटा की बात करते हैं तो रियल वर्ल्ड डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम डर्टी डेटा होता है। डर्टी इन द सेंस कि वो डेटा इनकम्प्लीट हो सकता है, डेटा में सम टाइप ऑफ नॉइज हो सकती है एंड डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। सो इनकम्प्लीटनेस, नॉइजी डेटा या इनकंसिस्टेंट डेटा डेटा की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। सो इन दैट सेंस हम कहते हैं कि जो रियल वर्ल्ड डेटा होता है वो डर्टी डेटा होता है। डर्टी डेटा या लो क्वालिटी डेटा डेटा माइनिंग एल्गोरिदम को पास करते हैं तो इन रिटर्न्स जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है माइनिंग एल्गोरिदम वो भी एक्यूरेट नहीं होंगे या कंसिस्टेंट नहीं होंगे। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर हम गार्बेज या डर्टी डेटा देंगे या लो क्वालिटी डेटा देंगे तो जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो भी इतने क्वालिटी रिजल्ट्स नहीं होंगे। सो क्वालिटी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए हमें डाटा की क्वालिटी को, जो हम डाटा एल्गोरिथम को पास करने जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सो उस डर्टी डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम डाटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं। सो डाटा प्री प्रोसेसिंग में हमने डिफरेंट टास्क डिस्कस किए लाइक डाटा क्लीनिंग, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा रिडक्शन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिटाइजेशन। सो उसमें आज हम जो फोकस करने वाले हैं वो हमारा डाटा क्लीनिंग के ऊपर है। सो डाटा क्लीनिंग में हम बात करते हैं फिलिंग इन मिसिंग वैल्यूज, मीन्स के आपके पास जो इनकम्प्लीट डाटा है, इनकम्प्लीट डाटा मीन्स के आपके डाटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, उनको फिल किस तरह से किया जाए ताकि आपका डाटा कंप्लीट डेटा हो। ठीक है, सो डाटा क्लीनिंग में हम बात करते हैं फिलिंग इन मिसिंग वैल्यूज एंड सिमिलरली अगर आपके डाटा में कोई नॉइज है उस नॉइज को किस तरह से स्मूथ आउट किया जाए, उस नॉइज को रिमूव कैसे किया जाए। सो डाटा क्लीनिंग में हम स्मूथिंग आउट नॉइजी डाटा की बात करते हैं। सिमिलरली अगर आपके डाटा में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, कोई आउटलायर्स हैं, सो उनको आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाए और उनको रिमूव किस तरह से किया जाता है, ये भी हम बात करते हैं डाटा क्लीनिंग के अंदर। एंड एट द एंड हम बात करते हैं अगर आपके डाटा में कोई इनकंसिस्टेंट डाटा है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो उनको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है ताकि इन द नटशेल हम जो करना क्या चाह रहे हैं, डाटा की क्वालिटी को, जो डर्टी डाटा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं ताकि जब हम वो डाटा माइनिंग एल्गोरिदम को दें तो वो क्वालिटी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। सो दीज आर दी टास्क्स और रूटीन्स जो हम करते हैं इन डाटा क्लीनिंग। तो डाटा क्लीनिंग की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो डाटा क्लीनिंग इज वन ऑफ द 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन डाटा वेयर हाउसिंग अकॉर्डिंग टू राल्फ कैम्बल। मीन्स के डाटा वेयर हाउसिंग में 3 मेजर प्रॉब्लम में से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो क्या है, डाटा क्लीनिंग है। एंड सिमिलरली डाटा क्लींजिंग या डाटा क्लीनिंग इज द नंबर 1 प्रॉब्लम इन डाटा वेयर हाउसिंग। एक और सर्वे के अकॉर्डिंग जो कि DCI सर्वे है उसमें बात की जा रही है कि डाटा क्लीनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन डाटा वेयर हाउसिंग। सो अगर हम डाटा माइनिंग बात करें या डाटा वेयर हाउसिंग की बात करें तो डाटा को क्लीन करना, डाटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, डर्टी डाटा को एक क्वालिटी डाटा बनाना एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है और मोस्ट ऑफ द टाइम भी हमारा डाटा क्लीनिंग के ऊपर ही कंज्यूम होता है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस मिसिंग वैल्यूज। मीन्स के मिसिंग वैल्यूज हैं क्या या मिसिंग डेटा और इनकम्प्लीट डेटा होता क्या है, और इसके बाद हम डिफरेंट रीजंस डिस्कस करेंगे कि मिसिंग वैल्यूज आती कैसे हैं डेटा के अंदर, कि डाटा आपका इनकम्प्लीट हो जाता है या मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं, और फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करते हैं। सो जब हम रीजंस की बात करते हैं इनकम्प्लीट डेटा या मिसिंग डेटा की, तो उसमें से एक रीज़न ये भी हो सकती है कि डेटा इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल। मीन्स कि जिस ऑब्जेक्ट का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है हो सकता है कि वो डाटा उस ऑब्जेक्ट के लिए
अवेलेबल ही ना हो, एग्जिस्ट ही ना करता हो, या उसके लिए एप्लीकेबल ही ना हो। ठीक है, लाइक मैनी टपल्स हैव नो रिकॉर्डेड वैल्यू फॉर सेवरल एट्रीब्यूट्स। मीन्स के कोई रो है या कोई टपल है, कोई सैंपल है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स का जो डेटा है वो कलेक्ट ही नहीं किया गया, उसकी वैल्यूज रिकॉर्ड ही नहीं की गई। सच एज कस्टमर इनकम इन सेल्स डेटा, और lacking certain attributes of interest, और containing only aggregated data। जैसा कि यहाँ पे कुछ सिनेरियोज डिस्कस किए हुए हैं, लाइक एक सेल्स डेटाबेस है या सेल्स डेटा है, उसमें कुछ कस्टमर्स की इनकम की वैल्यू रिकॉर्ड ही नहीं की गई। अब ये क्वाइट पॉसिबल है ये सिनेरियो कि सेल्स डेटा है, डिफरेंट कस्टमर्स आ रहे हैं किसी शॉपिंग सेंटर पे या किसी मॉल पे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे की कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो, या उसने इनकम उसकी कोई इनकम हो। ठीक है, हो सकता है कोई स्टूडेंट आता है, उसका तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उसके लिए इनकम की एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रोवाइड करना उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो या तो उसको वो एम्प्टी छोड़ देगा, या उसके ऊपर नॉट अवेलेबल मेंशन कर देगा, या उसको क्वेश्चन मार्क लगा देगा। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ या रीजंस ऑफ मिसिंग डेटा। एंड सिमिलरली आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, और हो सकता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन आप किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू कलेक्ट ही ना कर रहे हो। ठीक है, लाइक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एडमिशन की हम बात करते हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करवा रहे हैं, और सपोज करते हैं कि आप उससे इंटरमीडिएट या एफएससी के मार्क्स जो एट्रीब्यूट है या उस वो जो डेटा है वो आप कलेक्ट ही नहीं कर रहे, जो कि एट द एंड स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो सकता है। ठीक है, और थर्ड रीज़न यहाँ पे जो मेंशन की गई है, लाइक हो सकता है कि आपके जो डेटा में जो डेटा सेट है उसमें ओनली एग्रीगेटेड डेटा हो। एग्रीगेटेड डेटा होता है मीन्स के समराइज्ड व्यू ऑफ द डेटा। मिसिंग डेटा मे बी ड्यू टू इक्विपमेंट मल फंक्शनिंग। इक्विपमेंट मल फंक्शनिंग की वजह से मिसिंग वैल्यूज आ सकती हैं डेटा में, लाइक कुछ सेंसर्स के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सेंसर डैमेज हो गया या किसी वजह से वो डाटा नहीं कलेक्ट कर पाया, तो वो एक रीज़न हो सकती है। इनकन्सिस्टेंट विद अदर रिकॉर्ड डाटा एंड दस डिलीटेड, और डाटा कलेक्ट किया गया लेकिन वो किसी और डाटा के साथ वो कंसिस्टेंट नहीं था, सो हो सकता है उसको एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन उसको डिलीट कर दिया गया हो। डाटा नॉट एंटर्ड ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डाटा इंटर नहीं किया गया। सर्टेन डाटा में नॉट बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ एंट्री, और जब डाटा कलेक्ट किया जा रहा था तो ये डाटा एंट्री हो रही थी, सो एट दैट टाइम उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं किया गया, और दैट्स वाई उसको डाटा उसका कलेक्ट ही नहीं किया गया। एंड नॉट रजिस्टर हिस्ट्री और चेंजेस ऑफ द डेटा। दीज आर सम रीजंस जो कि हो सकती हैं फॉर इनकम्प्लीटनेस और मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा। मिसिंग वैल्यूज की यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की गई है, हॉस्पिटल चेक इन डेटाबेस। ये एक हॉस्पिटल चेक इन डेटाबेस है जिसमें हमारे पास ये एक डेटा सेट है जिसमें नेम, एज, जेंडर एंड प्रेग्नेंट ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और ये कुछ सैंपल्स का डाटा कलेक्ट किया गया है। लाइक मैरी, नेम 25 ईयर्स एज उसकी है एंड फीमेल है, एंड शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट। एंड सिमिलरली जेन 27 एज है और फीमेल है, बट उसका प्रेग्नेंट का जो डेटा है वो यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा गया यहाँ पे, या आपके पास एक मिसिंग वैल्यू है। सिमिलरली जॉय 30 मेल एंड सिमिलरली प्रेग्नेंट, वो अगेन एक मिसिंग वैल्यू है। एना 2 years फीमेल, एंड जो प्रेगनेंसी का जो यहाँ पे एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे अगेन क्या है, मिसिंग वैल्यू है। सो इसको अगर हम फोकस करें या इस पे कंसंट्रेट करें, तो अगर हम इन मिसिंग वैल्यूज को फिल करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे। जेन, या यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जो जॉय है वो मेल है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या है, इसके लिए डेटा एप्लीकेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, एन ए, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और जहाँ तक फिर ये फीमेल्स की बात है, लाइक जेन एंड एना, ये दोनों फीमेल्स हैं। सो यहाँ पे अगर हम एना की बात करें तो हर एज इज 2 years, सो इसके लिए भी ये क्या है, ये नॉट अवेलेबल हम कह सकते हैं, चूंकि शी इज ओनली 2 years ओल्ड।
और अगर हम जेन की बात करें तो शी इज़ 27 ईयर्स ओल्ड। सो इसके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो प्रेग्नेंट हो या यस और नो वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जबकि जॉय एंड एना के लिए ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। सो वैल्यू मे बी मिसिंग बिकॉज इट इज अनरिकॉर्डेड और बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेबल। इन मेडिकल डेटा वैल्यू फॉर प्रेग्नेंट एट्रीब्यूट फॉर जेन के लिए ये वैल्यू मिसिंग है, यस उसके लिए एक मिसिंग वैल्यू है, जबकि जॉय और एना should be considered not applicable. So let's now discuss how to handle missing values or missing data. इसमें फर्स्ट अप्रोच हमारे पास है इग्नोर द टपल। मींस जहां पे आपके पास जिस रो में जिस सैंपल का डेटा आपके पास किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू मिसिंग आ रही है, आप सिंपली उस पूरी रो को उठाएं और अपने डेटा में से उसको डिलीट कर दें। इट्स यूजली डन व्हेन क्लास लेबल इज मिसिंग व्हेन डूइंग क्लासिफिकेशन। मीन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में जब आपके पास आपका आउटपुट एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी सैंपल के अगेंस्ट मिसिंग आ रही है, तो उसको हम सिंपली क्या करते हैं, उस रो को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें उसकी क्लास ही गिवन नहीं है, हमें उसकी आउटपुट ही पता नहीं है उस रो की, उस सैंपल की। तो हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। सो सिंपली इसको क्या करें, आप उसको इग्नोर करें उस टपल को। It's not effective when the percentage of missing values per attribute varies considerably. So it's not an effective approach to handle missing values जब आपके किसी attribute की बहुत ज़्यादा missing values हों। So number 2 हमारे पास है fill in the missing values manually. मीन्स के आप डाटा को देखें और उसको मैनुअली फिल करें। सो इट्स एक्चुअली tedious and infeasible, means it's time consuming और it's infeasible जब आपके डाटा बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं। नंबर 3 हमारे पास है यूज़ अ ग्लोबल कांस्टेंट टू फिल इन द मिसिंग वैल्यू। मीन्स कि आपके डेटा में जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं आप उसको किसी ग्लोबल कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दें। सिंपली जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यूज़ हैं वहाँ आप अननाउन या नॉट एप्लीकेबल या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के साथ मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि अगर आपके डेटा में बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं और उसको आपने किसी ग्लोबल कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दिया है, मींस अननाउन के साथ, तो हो सकता है कि आपका जो माइनिंग एल्गोरिदम है इतनी ज़्यादा अननाउन वैल्यूज़ को देख के, मींस कि वो जो अननाउन वैल्यू है इसको देख के हो सकता है कंसीडर करने लग जाए कि ये कोई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के लिए कॉमन अवेलेबल है। सो दैट्स वाई ये भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। एंड देन नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास है यूज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एट्रीब्यूट्स टू फिल इन द मिसिंग वैल्यूज़। लाइक अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ मिसिंग है, कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, तो जो डाटा उस एट्रीब्यूट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, आप क्या करें, उसकी या उसका मीन कैलकुलेट करें जो वैल्यूज़ उसकी अवेलेबल हैं, और जहाँ जहाँ उसकी वैल्यूज़ मिसिंग है उस मीन वैल्यू के साथ उसको रिप्लेस कर दें, मीन या मीडियन के साथ। सो अगर हमने जैसे हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया कि सिमेट्रिक डेटा के लिए या स्क्यूड डेटा है, एसिमेट्रिक डेटा है, तो किस डेटा के लिए मीन बेटर होता है और किस डेटा के लिए मीडियन बेटर होता है। सो ये हमने डिस्कस किया, अगर सिमेट्रिक डेटा है तो उसके लिए मीन वैल्यू लेना ज़्यादा बेटर होता है, एंड जब आपके पास स्क्यूड डेटा है या एसिमेट्रिक डेटा है तो तब हमारे लिए बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कौन सा होता है, वो आपके पास मीडियन होता है। सो अगर आपके पास सिमेट्रिक डेटा है तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करें या मीन कैलकुलेट करें और उसकी सारी मिसिंग वैल्यूज़ के साथ उसको रिप्लेस कर दें। और अगर आपके पास स्क्यूड डेटा है तो उसके लिए क्या करें, आप उसको मीडियन कैलकुलेट करें और जहाँ जहाँ उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ मिसिंग पड़ी हुई हैं उसको उसके साथ रिप्लेस कर दें। उसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सपोज एक डेटा सेट है, उसमें हमारे पास एज एट्रीब्यूट है, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग एंड बायस कंप्यूटर। और यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे जो इनकम एट्रीब्यूट है उसकी एक वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है और एक वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। तो क्या करना है इसका, इस एट्रीब्यूट का सिंपली क्या करें, आप मीन कैलकुलेट करें या मीडियन कैलकुलेट करें और इससे इसको रिप्लेस कर दें।
ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अप्रोच क्या है, use attribute mean or median for all samples belonging to the same class। ये वही प्रीवियस मेथड ही है, बट इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन है या मॉडिफिकेशन है। वो क्या है, use the attribute mean or median for all samples belonging to the same class as the given tuple। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास है, वही डेटा सेट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्लास एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 22 कंप्यूटर हमारा आउटपुट एट्रीब्यूट है, या क्लास या टारगेट एट्रीब्यूट है, और इसमें हमारे पास 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, यस और नो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनकम की मिसिंग वैल्यू देखें तो एक हमारे पास ये वैल्यू आ रही है मिसिंग, और एक ये मिसिंग वैल्यू आ रही है। ठीक है। और अगर हम इस मिसिंग वैल्यू को देखें तो इसकी टारगेट क्लास क्या है, यस है, और ये अगर देखें तो इसकी टारगेट क्लास क्या है, नो है। ठीक है। अब हमने लेना वही सेंट्रल टेंडेंसी ही कैलकुलेट करनी है, या मीन और मीडियन ही कैलकुलेट करना है, लेकिन अब इसके सारे जो वैल्यूज हैं उनका मीन या मीडियन नहीं लेना, बल्कि अगर हम इसको फिल करना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां उनकी क्लास जो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, दो ये सैंपल्स यस क्लास से बिलोंग करते हैं, एक ये सैंपल यस क्लास से बिलोंग करता है, और ये सैंपल्स यस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो अब हमने क्या लेना है, मीन, इनका मीन कैलकुलेट करना है, और उसको हमने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है इस मिसिंग वैल्यू के साथ। ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी मिसिंग वैल्यू है, सपोज यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यू है और ये बिलोंग कर रही है नो क्लास के साथ। सो सिमिलरली अगेन हम यहाँ पे पूरे इनकम एट्रीब्यूट की वैल्यूज का सेंट्रल टेंडेंसी या मीन या मीडियन कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ उन्हीं सैंपल्स का के अगेंस्ट इनकम की मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिनकी आउटकम क्या होगी, नो होगी। लाइक दिस, these two and this। इन 4 सैंपल्स का हम क्या करेंगे, मीन या सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे इस मिसिंग वैल्यू के साथ। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग या समझ आ गई होगी। मतलब क्या कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूज फोर्थ स्ट्रेटेजी में हम क्या यूज कर रहे हैं, यूज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द एट्रीब्यूट टू फिल इन द मिसिंग वैल्यूज। मीन्स कि यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये 2 मिसिंग वैल्यूज हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं जो उसके इनकम एट्रीब्यूट के अगेंस्ट पड़ी हुई हैं, हम उन सब का मीडियन या मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और उनको रिप्लेस कर रहे हैं जो भी उसकी मिसिंग वैल्यूज हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर क्लासेस। लेकिन फिफ्थ स्ट्रेटेजी जो कि एक बेटर अप्रोच है एज कम्पेयर टू दी फोर्थ वन, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम उसकी क्लास की बेसिस के ऊपर इनकम एट्रीब्यूट जो है उसकी सैंपल्स की जो है मीन या मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उसको रिप्लेस कर रहे हैं उसकी करस्पॉन्डिंग मिसिंग वैल्यू के साथ। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्रेडिट रिस्क प्रॉब्लम, रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू विद द मीन इनकम वैल्यू फॉर कस्टमर्स इन द सेम क्रेडिट रिस्क कैटेगरी। लाइक सेम क्रेडिट रिस्क कैटेगरी में जो आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आप उनकी इनकम का क्या करें, मीन कैलकुलेट करें और उसकी मिसिंग वैल्यू के साथ उसको रिप्लेस कर दें। मतलब यस कैटेगरी वाले को जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो यस की मीन लेके उसको रिप्लेस करें, और जो नो वाले हैं उनकी नो की जो क्रेडिट रिस्क कैटेगरी है उसकी इनकम का मीन लेके आप उसकी करस्पॉन्डिंग मिसिंग वैल्यू के साथ उसको रिप्लेस करें। And the sixth approach is use the most probable value to fill in the missing value that may be determined with regression, inference-based tools using Bayesian formalisms और decision tree inductions। Means कि आप क्या करें, मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए कोई डाटा माइनिंग एल्गोरिथम लाइक रिग्रेशन, इन्फ्रेंस बेस्ड टूल्स, या लाइक बेजियन फॉर्मलिज्म, बेजियन एल्गोरिथम या डिसीजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम अप्लाई करें, और फिर उसके बाद जो वैल्यू आ रही है, जो आपका एल्गोरिथम माइनिंग एल्गोरिथम वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे रहा है, उस मिसिंग वैल्यू के लिए आप उसके साथ उसको रिप्लेस कर दें। सो अगर हम यहाँ पे बात करें मेथड 3 to 6 की बात करें, तो ये यहाँ पे जो वैल्यूज प्रेडिक्ट करेंगे या जो वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं मिसिंग वैल्यू के साथ, वो बाइस्ड वैल्यूज हो सकती हैं, चूंकि हम
अवेलेबल डाटा से उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं या उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। सो हो सकता है कि वो रॉन्ग वैल्यूज के साथ हम उसको मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर लें, लेकिन वो एक बेटर होता है कि एज कम्पेयर टू मिसिंग वैल्यूज वहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसको फिल करना तो ज़रूरी होता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो वैल्यूज करेक्ट ना हो जो हम रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें मेथड 6 की, जो कि एक बेटर अप्रोच है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि ये इस डाटा में से जो अवेलेबल डाटा होता है उसमें से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपकी मिसिंग वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। It is important to note that in some cases missing values may not imply an error in the data, but missing values या missing data may need to be inferred। मतलब क्या है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो उस प्रॉब्लम के माइनिंग के लिए या उस प्रॉब्लम का रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी वो जो मिसिंग डाटा है उसको इन्फर करना या उसको डिड्यूस करना ज़रूरी होता है, या उस मिसिंग डाटा को फिल करना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें, सपोज हम यूनिवर्सिटी एडमिशन में स्टूडेंट एडमिशन्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशन की, तो हो सकता है उसमें जो फॉर्म जिसके ऊपर स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उसमें एक फील्ड ऐसी है जहाँ पे उसका ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर भी मांगा गया है, ठीक है, ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर, ठीक है। अब इस फील्ड के अगेंस्ट यूज़र क्या करेंगे, यूज़र को क्या करना होगा या स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, या तो उसे अपना ड्राइवर लाइसेंस नंबर इंटर करना है, या फिर वो सिंपली क्या काम करे, उसको नॉट एप्लीकेबल कह दे, ठीक है, कि ये मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, या मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, या मेरे पास ड्राइवर लाइसेंस है ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि यूज़र अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उस फील्ड में उसको एम्प्टी छोड़ दे, उसे नन कह दे सपोज, या उसमें वो डैश लगा दे या क्वेश्चन मार्क लगा दे, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लेस कर दिया, मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर है ही नहीं, मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस बना ही नहीं हुआ, ठीक है। और हो सकता है कोई और स्टूडेंट उसको वहाँ पे नन लिख दे, कुछ उसको एम्प्टी छोड़ दे, या कोई उसको नॉट एप्लीकेबल कह दे। लेकिन जब इसको मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है तो इसके लिए प्रॉपर क्या हो, नंबर वन कि आप ऐसी डाटा एंट्री प्रोसीजर या डाटा एंट्री फॉर्म डिज़ाइन ना करें, बल्कि उसको यूज़र को स्पेसिफाई कर दें कि वो इनमें से कोई वैल्यू चूज़ करे, या तो वो नंबर इंटर करे या वो सिंपली नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर दे, ठीक है। ये वैल्यूज़ देने का उसमें उसको ऑप्शन ही ना हो, या उसको इतनी फिजिबिलिटी हो ही ना कि ये चीज़ें भी इंटर कर सके, ठीक है। मतलब आप फॉर्म ही इस तरह का डिज़ाइन करें कि या तो वो नंबर इंटर करे या फिर वो क्या करे, उसको नॉन एप्लीकेबल सिलेक्ट कर ले ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। सो नंबर टू क्या है कि वो आप ऐसी रूल्स या सॉफ्टवेयर रूटीन्स बनाएं कि जो जब उसको मिसिंग वैल्यूज को फिल आउट करना है तो वो इन मिसिंग वैल्यूज को अगर वहाँ पे एम्प्टी आ रही है या नन लिखा हुआ आ रहा है या क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इनको किस तरह से हैंडल करना है और इसको ट्रांसफॉर्म किस तरह से करना है इनटू एक्चुअल वैल्यूज, या उन मिसिंग वैल्यूज को फिल करते हुए उनको हैंडल किस तरह से करना है और उनको ट्रांसफॉर्म किसके साथ करना है। सो इन द नटशेल अगर हम बात करें तो एक गुड डेटाबेस डिज़ाइन और एक गुड डाटा एंट्री प्रोसीजर आपको डाटा एंट्री टाइम के ऊपर ही बहुत सारी इन एरर्स और मिसिंग वैल्यू से सेव कर सकता है। सो इसके बाद हम बात करते हैं नॉइजी डाटा क्या होता है और नॉइजी डाटा को स्मूथ आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। Let's now discuss noisy data and what are the different techniques to smooth out the noisy data. So noisy data, सबसे पहले बात करते हैं noise. Noise is a random error or variance in a measured variable. किसी variable या किसी attribute की value में कोई error, variance या incorrect value जो होती है उसको क्या कहते हैं, noise कहते हैं। सो इस इनकरेक्ट या एरर या वेरिएंस आने की क्या रीजंस होती हैं। सो इनकरेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यूज में बी ड्यू टू फॉल्टी डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। फॉल्टी डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आपके वेरिएबल के डाटा में या वैल्यू में कोई नॉइज आ सकता है या एरर आ सकता है। डाटा एंट्री प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाटा ट्रांसमिशन प्रॉब्लम हो सकती है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डाटा में कुछ वेरिएंस आ गया, कोई एरर आ गया,
टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस हो सकती हैं, एंड सिमिलरली कुछ इनकंसिस्टेंसी इन नेमिंग कन्वेंशंस भी हो सकती हैं। क्लास लेवल नॉइज इज हार्ड टू डील विद। जब आपके क्लास एट्रीब्यूट में, टारगेट एट्रीब्यूट में नॉइज आता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद। उसको हैंडल करना, उसको ओवरकम करना, इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। समटाइम्स वी डोंट नो वेदर द क्लास लेवल इज करेक्ट और इट इज़ सिंपली unexpected. Given a numeric attribute such as price, how can we smooth out the data to remove the noise? So हमारे पास नॉइज को स्मूथ आउट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उनमें हमारे पास बिनिंग मेथड, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू स्मूथ आउट द नॉइजी डेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिनिंग की। Binning method is used to smooth a sorted data value by consulting its neighborhood, that is the value around it. The sorted values are distributed into a number of buckets or bins. Binning methods consult the neighborhood of values, they perform local smoothing. अब बिनिंग मेथड यूज किस लिए होता है? बिनिंग मेथड डेटा को स्मूथ आउट करने के लिए यूज होता है। अब ये स्मूथिंग करता है बेस्ड ऑन इट्स नेबर्स। नेबर्स मींस कि जो किसी पॉइंट को अगर हम स्मूथ करना चाह रहे हैं तो हम उसके सराउंडिंग या उसके जो नेबर वैल्यूज हैं उनको देखते हुए हम उस वैल्यू को क्या करते हैं? स्मूथ आउट करते हैं। बिनिंग मेथड इज एक्चुअली अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट हम क्या काम करते हैं, जो हमारे पास डेटा वैल्यूज हैं, सॉर्टेड डेटा वैल्यूज हैं, उनको हम डिफरेंट नंबर ऑफ बिन्स या बकेट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सेकंड स्टेप में जो एक बकेट्स में जो डेटा वैल्यूज आती हैं उनको उनके नेबर्स की बेसिस के ऊपर हम लोकली स्मूथ आउट करते हैं, ठीक है। अब बिन्स बनाने के टू डिफरेंट वेज हैं एंड उसके बाद स्मूथिंग करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सो सबसे पहले हम बिन्स या बकेट्स बनाएंगे कैसे, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास टू डिफरेंट अप्रोचेज हैं, इक्वल विड्थ पार्टीशनिंग एंड इक्वल डेप्थ पार्टीशनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल विड्थ पार्टीशनिंग या इक्वल डिस्टेंस पार्टीशनिंग भी इसे बोलते हैं। सो इक्वल विड्थ पार्टीशनिंग में हम क्या काम करते हैं, ये इक्वल विड्थ बिनिंग में हम क्या काम करते हैं, द विड्थ ऑफ ईच बकेट रेंज इज यूनिफॉर्म। मीन्स के जो हम बकेट बनाते हैं, जो हम बिन बनाते हैं, लाइक हम 3 बकेट्स बना रहे हैं तो उनका साइज क्या होगा, उनकी विड्थ क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। उनकी रेंज क्या होगी, इक्वल रेंज होगी हर बिन की। मीन्स के विड्थ ऑफ ईच बकेट इज यूनिफॉर्म। सो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, डिवाइड द रेंज इनटू n इंटरवल्स ऑफ इक्वल साइज। मीन्स के यूनिफॉर्म ग्रिड जो हम बकेट बना रहे हैं, जो बिन बनाना चाह रहे हैं, हम यूनिफॉर्म साइज की बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, रेंज को n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। सो सपोज हमारे पास a एंड b क्या है, हमारे पास लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स हैं रिस्पेक्टिवली, और उसकी इंटरवल विड्थ क्या होगी, या विड्थ ऑफ द इंटरवल विल बी w, जो कि क्या है, इज इक्वल टू b माइनस a बाय n। एंड सपोज हम 3 बकेट्स बनाना चाह रहे हैं और b इसकी हाईएस्ट वैल्यू है एट्रीब्यूट की और a लोएस्ट वैल्यू है। अगर हम 3 बकेट्स बनाना चाह रहे हैं तो उसको डिवाइड करेंगे n के साथ या 3 के साथ, तो वो हमारे पास क्या मिलेगी, हमें विड्थ ऑफ द बिन मिलेगी, ठीक है। लाइक 1 to 100 हमारे पास किसी एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं, ठीक है। b हमारे पास 100 है जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, और a हमारे पास 1 है। और सपोज हम 4 बकेट्स बनाना चाह रहे हैं तो क्या होगा, n हमारे पास क्या है, 4। सो विड्थ ऑफ ईच बकेट या ईच बिन क्या होगी, 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये क्या होगा 99 बाय 4 विच इज अप्रोक्सीमेटली 25, ठीक है। सो हर बिन का साइज क्या होगा, हर बिन की विड्थ क्या होगी, 25 होगी, ठीक है। सो द लार्जर द विड्थ द ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ द स्मूथिंग। जितनी ही किसी बकेट का साइज ज्यादा होगा, किसी बकेट की रेंज ज्यादा होगी, तो उसमें स्मूथिंग का इफेक्ट भी
ज्यादा होगा। लाइक एक बकेट का साइज 25 है, दूसरी बकेट का साइज 10 है, तो स्मूथिंग का इफेक्ट ज्यादा किस में होगा, जिसकी विड्थ क्या है, ज्यादा है। द लार्जर द विड्थ द ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ द स्मूथिंग। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बट आउटलाइर्स में डोमिनेट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, लेकिन इसमें आउटलाइर्स डोमिनेट कर सकते हैं आपके स्मूथिंग प्रोसेस को। सो स्क्यूड डाटा इज नॉट हैंडल्ड वेल। अगर आपके पास सिमेट्रिक डाटा है तो उसके लिए तो इक्वली विड्थ पार्टीशनिंग एक बेस्ट अप्रोच है, बट जब आपके पास स्क्यूड डाटा है या एसिमेट्रिक डाटा है तो एट दैट टाइम नॉट इट इज नॉट अ गुड अप्रोच टू यूज इक्वल विड्थ या इक्वल डिस्टेंस पार्टीशनिंग। सो अगर स्क्यूड डाटा है तो तब हम क्या काम करेंगे, तो हमारे पास दूसरी अप्रोच क्या है, इक्वल डेप्थ पार्टीशनिंग। इसको इक्वल फ्रीक्वेंसी पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। इक्वल डेप्थ पार्टीशनिंग और इक्वल फ्रीक्वेंसी पार्टीशनिंग में क्या काम करते हैं, द बकेट्स आर क्रिएटेड सो दैट रफली द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच बकेट इज कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, पहले इक्वल विड्थ में हम क्या काम कर रहे थे कि बकेट का जो साइज है वो इक्वल होना चाहिए, उसकी जो रेंज है, जो इंटरवल रेंज है वो इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इक्वल डेप्थ पार्टीशनिंग में हम क्या काम करते हैं, सॉरी इक्वल डेप्थ पार्टीशनिंग में, इक्वल फ्रीक्वेंसी पार्टीशनिंग में हम क्या काम करते हैं कि हर बकेट में नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फॉरगेट अबाउट द साइज और रेंज अबाउट द बकेट। ठीक है, बट उनमें बकेट के अंदर क्या हो, नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ जो आपके पास इंस्टेंसेस हैं वो इक्वल होने चाहिए, मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स इक्वल होने चाहिए फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, अगर इस बकेट के अंदर 5 वैल्यूज हैं तो इसके अंदर भी 5 होनी चाहिए, दूसरी के अंदर भी 5 होनी चाहिए। जबकि अगर हम रेंज की बात करें तो हो सकता है ये 1 to 25 है, ये 26 to 50 है। सो ये तो इनकी रेंजेस हैं। इस बकेट की रेंज क्या है, 26 to 50 है, इसकी रेंज क्या है, 1 to 25 है। लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर जस्ट 5 वैल्यूज हों और इसके अंदर हो सकता है कि 30 वैल्यूज हों। ठीक है, कि किसी एट्रीब्यूट की 26 से 50 की रेंज में 30 वैल्यूज आ रही हैं, और उसी में अगर हम बात करें तो हो सकता है 1 to 25 वाली रेंज के अंदर उसमें सिर्फ 5 वैल्यूज आ रही हैं उस एट्रीब्यूट की। अब इनकी रेंज सेम है लेकिन उनमें नंबर ऑफ वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं जब हम बात करते हैं इक्वल विड्थ पार्टीशनिंग की। लेकिन इक्वल डेप्थ पार्टीशनिंग में हम क्या काम करते हैं कि बकेट्स में नंबर ऑफ वैल्यूज रफली अप्रोक्सीमेटली क्या हो, सेम हो। डिवाइड्स द रेंज इनटू n इंटरवल्स। रेंज को हम क्या काम करते हैं, n डिफरेंट इंटरवल्स में, लाइक 4 बकेट्स बनाना चाह रहे हैं तो उसको 4 में डिवाइड कर देते हैं, ईच कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ सैंपल्स। अब हम ये रेंज किसी फॉर्मूला के थ्रू नहीं लेते, बल्कि जो हमारे पास वैल्यूज पड़ी हैं उनकी बेसिस के ऊपर लेते हैं कि उसमें हर बकेट में रफली सेम नंबर ऑफ सैंपल्स आ जाएं। गुड डाटा स्केलिंग, होएवर मैनेजिंग कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स कैन बी ट्रिकी। अब ये तो हमारे पास क्या था, बकेट्स। ये जो स्टेप 1 हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, बिनिंग करने के लिए सबसे पहले बकेट्स बनाते हैं या बिन्स बनाते हैं। सो बिन्स बनाने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं, इक्वल डेप्थ और इक्वल विड्थ पार्टीशनिंग। अब इसके बाद बिनिंग मेथड जो डाटा को स्मूथ करने के लिए हम यूज करते हैं वो डिफरेंट हमारे पास हैं। उनमें हमारे पास है स्मूथिंग कैन बी डन बाय मीन्स, स्मूथिंग कैन बी डन बाय मीडियंस, स्मूथिंग कैन बी डन बाय बिन बाउंड्रीज। ठीक है, सो स्मूथ बाय बिन मीन्स मतलब क्या है, ईच वैल्यू इन द बिन इज रिप्लेस्ड बाय द मीन वैल्यू ऑफ द बिन। मीन्स कि एक बकेट में जो 5 वैल्यूज या डिफरेंट वैल्यूज आई हैं उनका हम क्या कर देंगे, उन 5 जो वैल्यूज हैं उनका मीन लेंगे और हर एक को उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली बिन स्मूथ बाय बिन मीडियन, ईच बिन वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय द बिन मीडियन। कि बिन के अंदर जो वैल्यूज आई हैं उनका मीडियन कैलकुलेट करेंगे और सारों को क्या कर देंगे, उस मीडियन के साथ रिप्लेस कर देंगे। एंड सिमिलरली बाय बिन बाउंड्रीज, ईच बिन वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोजेस्ट बाउंड्री वैल्यू। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट वेज टू स्मूथ आउट द डेटा इन अ बकेट और बिन। So step 1 is to create buckets and the step 2 is to locally smooth the data in respective buckets. So सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास sorted data है
सपोज हमारे पास प्राइस एट्रीब्यूट है और उसके अंदर ये जो प्राइस है डॉलर्स में है और ये जो डेटा है इसको हमने सॉर्ट किया हुआ है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, बिन्स क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम बिन्स ये क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग इक्वल फ्रीक्वेंसी या इक्वी डेप्थ या इक्वल डेप्थ पार्टीशनिंग के थ्रू। इक्वी डेप्थ में या इक्वी फ्रीक्वेंसी में हम क्या काम करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स रखते हैं बिन्स के अंदर। ठीक है, सो सपोज अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 सैंपल्स हमारे पास हैं और हम सपोज 3 बिन्स बनाना चाह रहे हैं। हम क्या काम करेंगे, 4 सैंपल्स एक बिन में, नेक्स्ट 4 दूसरी बिन में एंड देन नेक्स्ट 4 थर्ड बिन में हम प्लेस करेंगे। तो ये चूंकि इक्वली फ्रीक्वेंसी है मतलब हर बिन के अंदर इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स आने चाहिए। सो ये हमने 3 बिन्स क्रिएट की, बिन 1 बिन 2 बिन 3, और इनमें हमने रिस्पेक्टिव जो थे हमारे डेटा वैल्यूज वो हमने प्लेस कर दी 4 8 9 15 एंड देन सो ऑन। इसके बाद हम इसको स्मूथ करना चाह रहे हैं। अब स्मूथ करने के लिए हमने पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट फेज हैं, स्मूथ बाय बिन मीडियन, बिन मीन, बिन बाउंड्रीज। सो पहले हम क्या काम करते हैं, स्मूथिंग बाय बिन मीन्स। अब क्या काम करें जी, अब इस बिन के अंदर जो वैल्यूज हैं इनका मीन अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 15 और इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, सो क्या आंसर आएगा, सो ये हमारे पास आ रहा है 36 डिवाइडेड बाय 4। सो इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 9। सो इसमें क्या किया, बिन 1 में जो भी डाटा वैल्यूज थी उसको हमने क्या किया, स्मूथिंग बाय बिन मीन्स, तो उसके हर एक वैल्यू को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसके मीन के साथ। सिमिलरली बिन 2 में अगर इसका मीन कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 23, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया हर एक वैल्यू को 23 के साथ। एंड सिमिलरली बिन 3 में हम क्या कर रहे हैं, इसका मीन कैलकुलेट किया तो आया हमारे पास 29, तो उसकी हर एक वैल्यू को हमने 29 से रिप्लेस कर दिया। सो दैट इज स्मूथिंग बाय बिन मीन्स। अब इसी तरह स्मूथिंग बाय बिन मीडियन की बात करें तो उसमें हम क्या काम करते हैं, हर एक वैल्यू का इसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन क्या होगा, इन दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हर एक वैल्यू के साथ वो मीडियन होगा और उसको हर एक वैल्यू के साथ हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली फॉर दिस, सिमिलरली फॉर दिस। अब इसके बाद है स्मूथिंग बाय बिन बाउंड्रीज। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, जो बिन की बाउंड्रीज होती हैं उसको फिर हर वैल्यू के साथ उसका हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के साथ मैच करते हैं और जिससे उसका डिस्टेंस कम होता है उसके साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखें, इसको मैं रेज कर देता हूँ। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास बिन बाउंड्रीज क्या है, 4 एंड 15। अब 4 एंड 15 तो एज इट इज रहेंगे बिन 1 में। ठीक है, अब इसके बाद हम 8 का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं 15 से भी एंड 4 से भी। तो ये किसके करीब है, किससे इसका डिस्टेंस कम है, 4 से, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया 4 से। सिमिलरली देन 9 का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया 15 से एंड 8 से, 4 से। तो इसका डिस्टेंस किससे कम है, 4 से कम डिस्टेंस पे है ये, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया 4 से। सिमिलरली अगर हम थर्ड बिन की बात करें, इसकी बाउंड्रीज क्या है 26 एंड 34, तो वो एज इट इज रखेंगे 26 एंड 34, 26 एंड 34। उसके बाद हम 28 का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं 34 से भी और 26 से भी। सो किससे क्लोजेस्ट है ये, 26 से, तो इसको हमने इसको प्लेस कर दिया 26। सिमिलरली 29 को अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करें 34 से और 26 से, तो इसका डिस्टेंस कम है 26 से, तो ये हमने इसको 26 से रिप्लेस कर दिया। एंड सिमिलरली फॉर सेकंड बिन में हम क्या काम कर रहे हैं, 25 21 एज इट इज, 21 लेस डिस्टेंस पे है टुवर्ड्स 21, सो ये 21 ही रहेगा। और 24 की अगर बात करें तो ये कम डिस्टेंस पे है 25 से, सो इसको हमने रिप्लेस कर दिया 25 से। सो दैट इज स्मूथिंग बाय बिन बाउंड्री। सो इस तरह से हम नॉइज को स्मूथ आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग बिनिंग मेथड। Data smoothing can also be done by regression
Regression smooth out the data by fitting the data into regression functions. अब रिग्रेशन के हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं. लीनियर रिग्रेशन. Linear regression involves fitting the best line to fit two attributes so that one attribute can be used to predict the other. Like ये कुछ हमारे पास डेटा वैल्यूज हैं, ठीक है, और इस पे अगर हम कोई रिग्रेशन फंक्शन अप्लाई करें, रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करें, तो ये हमारे पास एक लाइन आ रही है जो कि इनको बेस्ट फिट कर रही है, सपोज कर रहे हैं हम. तो इसके थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं, नॉइस को स्मूथ आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ रिग्रेशन फंक्शन. सपोज यहाँ पे कोई एक वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो कि ऑब्वियस सी बात है कोई नॉइज है, ठीक है. सो अब इस रिग्रेशन लाइन से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लाइक इसकी x वैल्यू तो ये है, लेकिन उसकी y वैल्यू यहाँ पे जाके आ रही है जो कि एक रूटीन से हट के वैल्यू है, ठीक है. सो उसको हम कह सकते हैं कि नॉइज है, उसको हम इस रिग्रेशन फंक्शन के थ्रू इसके साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं. कह सकते हैं कि इसकी बेस्ट पॉसिबल प्रेडिक्टेड वैल्यू जो वो ये होगी, ठीक है, ना कि ये वाली, ठीक है. सो इन्वॉल्व्स फिटिंग द बेस्ट लाइन टू फाइंड टू फिट two attributes so that one attribute can be used to predict the other. यहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन थी, y की भी वैल्यू गिवन है, लेकिन वो नॉइज है, ठीक है, एक रूटीन से हट के वैल्यू है. तो उसको हमने प्रेडिक्ट किया बाय यूजिंग रिग्रेशन लाइन कि इस x की वैल्यू ये होनी चाहिए या ये हो सकती है. अब इसी तरह ये मिसिंग वैल्यू को यूज प्रेडिक्ट करने के लिए भी रिग्रेशन को हम यूज कर सकते हैं. लाइक एक एट्रीब्यूट की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें y की वैल्यू गिवन नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, तो हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि y की वैल्यू ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है. सो रिग्रेशन कैन बी यूज फॉर स्मूथिंग आउट द नॉइजी डाटा एज वेल एज फॉर फिलिंग इन द मिसिंग वैल्यूज. और इसके बाद हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. अब लीनियर रिग्रेशन क्या है, ये सिर्फ टू एट्रीब्यूट्स को यूज करके हम इसके ऊपर रिग्रेशन लाइन को फिट कर सकते हैं, जबकि जब हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं. सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन वेयर मोर देन टू एट्रीब्यूट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड द डेटा आर फिट टू अ मल्टी डिमेंशनल सरफेस. सो रिग्रेशन को हम अपने फर्दर आने वाले लेक्चर्स में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Then we have another approach to smooth out the noisy data that is called clustering or outlier analysis. So outliers may be detected by clustering, for example, where similar values are organized into groups or clusters. So clustering में हम actually करते हैं क्या है, clustering में हम data values को organize करते हैं into groups और क्लस्टर्स. जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ सैंपल्स हैं जो कि डेटा वैल्यूज हैं जो कि एक ग्रुप में यहाँ पे क्लस्टर में आपको नजर आ रही हैं. सिमिलरली यहाँ पे एक क्लस्टर है इन डाटा वैल्यूज का, सिमिलरली यहाँ पे है एंड यहाँ पे. ये डाटा वैल्यूज हैं जो कि एक दूसरे से बहुत करीब हैं. अब एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में जो डाटा वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, और एक क्लस्टर के अंदर जो डाटा वैल्यूज होती हैं वो मोस्ट सिमिलर होती हैं. सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो ये जो डाटा वैल्यूज हैं ये सिमिलर हैं, और यहाँ पे जो डाटा वैल्यूज हैं वो आपस में सिमिलर हैं, लेकिन ये और ये वैल्यूज आपस में क्या है, डिफरेंट. ये कहलाती है क्लस्टरिंग. अब क्लस्टरिंग को हम नॉइज या वेरिएंस या आउटलायर डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. लाइक जो सिमिलर आइटम्स थे वो इस क्लस्टर में आ गए, सिमिलरली जो सिमिलर आइटम्स है वो यहाँ पे आ गए, एंड यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे सैंपल्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे सैंपल्स इस क्लस्टर में भी नज़र आ रहे हैं. जबकि आपको एक पॉइंट यहाँ पे जाके नजर आ रहा है, और एक पॉइंट ये इधर नजर आ रहा है, और एक पॉइंट ये इधर नजर आ रहा है, जो कि किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है. सो ऑब्वियस सी बात है ये कोई नॉइज हो सकती है, ठीक है, या कोई आउटलायर हो सकता है. आउटलायर भी हम उसे ही बोलते हैं कि कोई नॉइज है या कोई डेविएशन है, कोई रूटीन से हट के कोई चीज़ है, ठीक है. लाइक ये ग्रुप है फ्रॉम हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये एज 1 से 10 ईयर्स का ग्रुप है, ठीक है. ये 11 से 20 ईयर्स का कोई ग्रुप है, ठीक है, और ये 20 से 30 का ग्रुप सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, 20 से 30 का है, ठीक है, एंड सिमिलरली ये 30 से हम 40 का कह सकते हैं. अब ये एक हमें कोई सैंपल नज़र आ रहा है जिसकी एज कोई -10 ईयर्स है, ठीक है, और ये एक ग्रुप नज़र आ रहा है जिसकी -5 है, और ये कोई हमें ग्रुप नज़र आ रहा है जिसकी एज 500 है. सो ऑब्वियस ही बात है ये इन सारे ग्रुप से हट के है, 1 से 10
में ग्रुप में भी नहीं आ रहा, 11 से 20 में भी नहीं आ रहा, 20 से 30 में भी नहीं आ रहा, 30 से 40 में भी नहीं आ रहा, और ये कोई अपना एक सैंपल है और इसकी ये 500 वैल्यू आ रही है, इसकी -5 आ रही है, इसकी 10 आ रही है, -10 आ रही है, जो कि बिल्कुल रूटीन से हट के है। बाकी 10,000 20,000 उस डाटा सैंपल्स में जो है वो आ ही नहीं रहे, बल्कि ये रूटीन से हट के इंडिविजुअल सैंपल्स पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, कोई आउटलायर है, कोई डेविएशन है। सो दीज आर कॉल्ड आउटलायर्स। सो क्लस्टरिंग को यूज करते हैं हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए। सो आउटलायर्स आर ऑब्जेक्ट्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कंसिडरेबली डिफरेंट, जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये रूटीन से हटके हैं, डेविएट हैं, कर रहे हैं बाकी डेटा से, considerably different than most of the other data objects in the data set. So values that fall outside of the set of clusters may be considered as outliers. जो clusters से हटके जो data points होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो outliers हैं। So अब outliers तो detect हो गए। अब उसके बाद हमारा जो point होता है, हमारा जो point of focus होता है वो ये कि अब outlier को हमने रखना है या डिलीट करना है। अब उसके लिए डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, उसके लिए आप डिपेंड करते हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस लिए इस डाटा सेट को यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो केस 1, आउटलायर्स आर नॉइज दैट इंटरफेयर्स विद डाटा एनालिसिस। के हो सकता है कि कुछ ऐसा पॉइंट, जैसे कि हम एज की बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे -10 -5 500 ये आउटलायर्स हैं, ये नॉइज है, ये आउटलायर्स जो हैं ये नॉइज हैं, सो इनको हमने रिमूव करना है। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, आउटलायर्स आर द गोल ऑफ आवर एनालिसिस। लाइक हम कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं कोई ट्रांसैक्शन करता हूँ 20,000 25,000, इससे ज़्यादा मैंने कभी कार्ड से ट्रांसैक्शन की नहीं, ठीक है, लेकिन समटाइम्स मेरी ट्रांसैक्शन हो रही है कोई लैक्स में हो रही है, सो दैट इज एन आउटलायर। सो इन दैट केस हम आउटलायर्स को रिमूव नहीं करते, बल्कि वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है या पॉइंट ऑफ एनालिसिस हमारा होता है, गोल ऑफ आवर एनालिसिस होता है। तो इन दैट केस हम आउटलायर्स को रिमूव नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं उन आउटलायर्स को यूज करते हुए। ठीक है, लाइक इंटरवीजन डिटेक्शन या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। इज दैट ओके, कि हम बिनिंग, रिग्रेशन या क्लस्टरिंग को यूज करते हुए किस तरह से डाटा को स्मूथ आउट कर सकते हैं या नॉइज को डिटेक्ट और रिमूव कर सकते हैं। सो ये थी हमारे पास डाटा स्मूथिंग techniques. So many data smoothing methods are also used for data discretization and data reduction. अपने आने वाले लेक्चर्स में हम डाटा रिडक्शन की बात करेंगे, डाटा डिस्क्रिटाइजेशन की भी बात करेंगे। सो उनमें हम अगेन यही मेथड्स देखेंगे बहुत सारे, कि यही डाटा स्मूथिंग मेथड्स ही हम यूज़ करते हैं, डाटा डिस्क्रिटाइजेशन के लिए भी करते हैं। लाइक जैसे हम अभी बिनिंग की बात कर रहे थे, सो बिनिंग स्मूथिंग आउट द नॉइजिंग डाटा के लिए भी यूज़ होता है, डाटा नॉइजी डाटा को स्मूथ करने के लिए भी यूज़ होता है, एंड एट द सेम टाइम इसको हम यूज़ करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में जब हम डाटा डिस्क्रिटाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, सो for example, the binning techniques described before reduce the number of distinct values per attribute. जैसे कभी हमने देखा कि distinct values को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जहाँ पे हमारे पास 4 8 9 15 था, उसको सबको हमने कर दिया 4। ठीक है, अगर आपको बिन बाय स्मूथिंग बाय बिन मीन्स याद हो तो। ठीक है, सो डिस्टिंक्ट वैल्यूज को कम कर देते हैं, तो मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाटा रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली ये पार्ट ऑफ डाटा डिस्क्रिटाइजेशन भी है। सो डोंट वरी फॉर नाउ, इसको हम आने वाले वीडियोस लेक्चर्स में भी डिटेल में देखेंगे। सो इसके बाद है कॉन्सेप्ट हायरार्कीज आर अ फॉर्म ऑफ डाटा डिस्क्रिटाइजेशन दैट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डाटा स्मूथिंग। अब कॉन्सेप्ट हायरार्कीज की बात हम करेंगे डाटा डिस्क्रिटाइजेशन के अंदर। अब वो भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो भी यूज हो सकते हैं फॉर डाटा स्मूथिंग। अब कंसेप्ट हायरार्कीज है क्या, इसको हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट हायरार्कीज में हमारे पास सपोज प्राइस का कोई एट्रीब्यूट है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस हैं, लाइक 4 8 9 12 15 25 21 26 एंड सो ऑन। ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज थी प्राइस एट्रीब्यूट की। अब इसको जब हम कॉन्सेप्ट हायरार्कीज में लेके आते हैं तो हम इसको रेंजेस में डिवाइड कर देते हैं, लाइक इनएक्सपेंसिव, लाइक 4 से 10 तक जो वैल्यूज हैं, जो डाटा सैंपल जो प्राइसेस हैं वो क्या है, इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, उसके बाद 11 से 15 तक जो है वो मॉडरेट वैल्यूज हैं। ठीक है, मॉडरेट प्राइस्ड हैं, और जो 15 से ज्यादा है वो क्या है, एक्सपेंसिव आइटम्स के अंदर आती हैं। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट हायरार्कीज होती हैं कि हम रेंज ऑफ वैल्यूज को हम डिवाइड कर देते हैं कि इनमें इन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, a concept hierarchy for price for example may map real price values into inexpensive, moderate priced and expensive, thereby reducing the number of
data values to be handled by the mining process. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट हायरार्कीज. अब इसको हम डाटा डिस्क्रिटाइजेशन के लिए यूज करते हैं और एट द सेम टाइम ये डाटा स्मूथिंग के लिए भी हमने जब पढ़ा बिनिंग के अंदर तो यही ऑलमोस्ट हम यही काम कर रहे होते हैं. So now let's discuss data cleaning as a process. Missing values, noise and inconsistencies contribute to inaccurate data. So far, we have looked at techniques for handling missing data and smoothing out the noisy data. But data cleaning is a big job. What about data cleaning as a process? How exactly does one proceed in tackling this problem? Or are there any tools out there to help? जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि मिसिंग वैल्यूज, इनकम्प्लीट डेटा, नॉइजी डेटा और इनकन्सिस्टेंसीज इन द डेटा डेटा की क्वालिटी को डिग्रेड करती हैं. ठीक है, और अभी तक जो हमने टेक्निक्स डिस्कस की लाइक बिनिंग, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, आउटलायर एनालिसिस एंड फिलिंग आउट मिसिंग वैल्यूज, सो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं टू मिसिंग वैल्यूज़ को फिल आउट करने के लिए, नॉइजी डेटा को स्मूथ करने के लिए एंड इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव करने के लिए. बट ये एज ए कंप्लीट एक डाटा क्लीनिंग टास्क नहीं है. डाटा क्लीनिंग इज़ अ मच बिगर जॉब. सो अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि एक इंटायर डाटा क्लीनिंग प्रोसेस है क्या, स्टार्ट कहाँ से होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं एंड हाउ एग्जैक्टली वन प्रोसीड इन टैकलिंग दिस टास्क. और डिस्कस करेंगे कि आइदर इस प्रोसेस के लिए कोई टूल्स भी अवेलेबल हैं या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. डाटा डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन द डाटा क्लीनिंग प्रोसेस. अब डिस्क्रिपेंसी है क्या, डाटा डिस्क्रिपेंसीज हैं क्या, सबसे पहले ये बात करते हैं. आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि डाटा डिस्क्रिपेंसीज को डिटेक्ट किस तरह से किया जाता है. डाटा डिस्क्रिपेंसीज के अक्कर होने के सेवरल रीजंस या फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनमें से पुअरली डिज़ाइंड डाटा कलेक्शन फॉर्म्स हो सकते हैं और जिसमें आपने यूज़र्स को ऑप्शनल फील्ड्स भी दी हुई हों. लाइक ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑप्शनल फील्ड्स होंगी तो कुछ यूज़र्स को अटेम्प्ट करेंगे, कुछ उसका डाटा प्रोवाइड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. सो अगेन मिसिंग वैल्यूज आने के चांसेस होंगे. इसी तरह डाटा एंट्री पे ह्यूमन एरर हो सकता है. अनदर फैक्टर फॉर डाटा डिस्क्रिपेंसी सिमिलरली डेलिब्रेट एरर्स हो सकते हैं, लाइक यूज़र चाहते हुए जानबूझ के ही कोई डाटा इंटर ना करना चाहते हो. एंड सिमिलरली डाटा डिके हो सकता है, लाइक कुछ आपके डाटा में आउटडेटेड एड्रेसेस हैं वो आपने डिलीट कर दी हैं. ठीक है, सो जिसको डाटा डिके बोलते हैं. इसी तरह इनकन्सिस्टेंट डाटा हो सकता है, लाइक मल्टीपल डाटा बेसिस से आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज से डाटा लेके आ रहे हैं, उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं और उनमें आपके पास इनकन्सिस्टेंसीज हो सकती हैं. लाइक एक जगह पे डाटा किसी और तरह से सेव हो रहा है, दूसरी जगह पे सेम डाटा किसी और तरह से सेव हो रहा है. ठीक है, लाइक एक डाटाबेस के अंदर डाटा जो सेक्स है उसको जेंडर के थ्रू आप सेव कर रहे हैं और दूसरी जगह पे शायद आप उसे सेक्स एज ए सेक्स कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, सो इसी तरह इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस की वजह से भी डाटा डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं एंड मैनी मोर. सो दीज आर सम फैक्टर्स फॉर डाटा डिस्क्रिपेंसी. सो इसके बाद डाटा डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन किस तरह से की जा सकती है, हाउ वी कैन प्रोसीड विद द डाटा डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डाटा की इंफॉर्मेशन है हम उसको यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द डेटा. अब वो डाटा की इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ कॉल्ड डाटा अबाउट द डेटा, जिसे हम मेटा डाटा बोलते हैं. ठीक है, सो मेटा डाटा एक्चुअली हमें बताता है कि आपके डाटा सेट में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी डेटा टाइप्स क्या हैं और उनकी डोमेन क्या है, मतलब कि वो एट्रीब्यूट कौन कौन सी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, उनकी रेंजेस क्या है. ठीक है, और वो कौन सी वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकता है. सिमिलरली इसी तरह हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा डिस्क्रिप्शंस. उसमें हमने बात की थी लाइक सेंट्रल टेंडेंसीज की हमने बात की थी कि आपके डाटा में एट्रीब्यूट्स का मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड वैल्यूज़ क्या हैं. आइदर आपका डाटा सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है या स्क्यूड डाटा है. और सिमिलरली उनकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं और फिर आइदर कि आपका जो एट्रीब्यूट्स हैं एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, उसके वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है.
आइदर कि उसकी कुछ वैल्यूज़ आपके डाटा के अंदर वो टू स्टैंडर्ड डेविएशन से इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही। जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर टू स्टैंडर्ड डेविएशन से डाटा वेरी कर रहा है, फर्दर अप या डाउन है टू स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो उसे हम आउटलायर कंसीडर करते हैं, उसे हमें ये सारी चीज़ें हमें जब हम डेटा सेट के डेटा अबाउट डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हुए फर्दर कुछ एक्शंस ले सकते हैं, लाइक हम नॉइज़ फाइंड कर सकते हैं, आउटलायर्स फाइंड कर सकते हैं, हम जो आपके डेटा के अंदर अनयूजुअल वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ टू यूज़ द मेटा डाटा, दैट इज़ द डेटा अबाउट द डेटा, नॉलेज अबाउट द डेटा, ठीक है। एंड देन as a data analyst we need to look out for inconsistent use of codes and any inconsistent data representations। इसका क्या मतलब है कि लाइक आपके डेटा में सम सैम्पल्स के अगेंस्ट, सपोज अगर हम डेट एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो हो सकता है कि किसी डेटा कुछ सैम्पल्स के अगेंस्ट आपकी जो डेट है वो सपोज इस तरह से इंटर की गई हुई है, ये फॉर्मेट यूज़ किया गया हुआ है, और हो सकता है कुछ के अगेंस्ट आपके पास जो डेट है सैम्पल्स के अगेंस्ट वो डेट आपकी इस फॉर्मेट के अंदर सेव या रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है। ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन हमने क्या करना है, डाटा आपका क्या हो, कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए। हमें इनकंसिस्टेंट यूज़ ऑफ कोड या इनकंसिस्टेंट डाटा रिप्रेजेंटेशंस को लुकआउट करना है और उन्हें फिर क्या करना है, कंसिस्टेंट करना है, ठीक है। एंड देन फील्ड ओवरलोडिंग इज अनदर सोर्स ऑफ एरर, जिसमें मोस्टली जो अक्कर होता है जब डेवलपर किसी ऑलरेडी डिफाइंड एट्रीब्यूट की अनयूज्ड स्पेस को एलोकेट कर देते हैं न्यू एट्रीब्यूट को, ठीक है, बात समझ आई। फील्ड ओवरलोडिंग मीन्स कि जब डेवलपर्स स्क्वीज आउट करते हुए एक ऑलरेडी डिफाइंड एट्रीब्यूट की स्पेस को या अनयूज्ड स्पेस को एक न्यू एट्रीब्यूट को असाइन कर देते हैं। लाइक 32 बिट की हमें एक स्पेस हमने दी हुई थी एक एट्रीब्यूट को, लेकिन उसमें से 30 यूज हो रही थी उस एट्रीब्यूट के लिए और 2 अनयूज्ड थी, ठीक है। और जब डेवलपर ने न्यू एट्रीब्यूट क्रिएट किया तो उसकी 2 अनयूज्ड स्पेस को उसने न्यू एट्रीब्यूट को असाइन कर दिया, तो दैट इज ओवरलोडिंग। इसकी वजह से भी फ्यूचर में जाके क्या हो सकता है, एरर अकर हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं। एंड देन एज ए डाटा एनालिस्ट यू नीड टू चेक फॉर यूनिकनेस रूल्स, कंसेक्टिव रूल्स एंड नल रूल्स। यूनिकनेस रूल्स क्या होते हैं कि आपके डेटा में हर जो सैंपल है, हर आने वाला न्यू सैंपल है, उसको एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, हर सैंपल की क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। कंसेक्टिव रूल्स मतलब क्या है कि आपके डेटा में जो भी वैल्यूज हैं, कोई एट्रीब्यूट है, आप उसके ऊपर कंसेक्टिव रूल अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हर जो एट्रीब्यूट होगा उसको एक कंसेक्टिव नंबर मिलेगा, एक स्टार्ट एंड एंड पॉइंट होगा, उसमें से जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो कंसेक्टिव वैल्यूज उसको मिलनी चाहिए। सिमिलरली नल रूल्स मतलब अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो नहीं है, मतलब उसको नहीं देना चाह रहे, तो उसकी जगह पे क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल होना चाहिए या एम्प्टी होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए या माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। मीन्स के नल रूल्स डिफाइन होने चाहिए हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट, मतलब उसकी वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं करती, अवेलेबल नहीं है, तो उसको कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हर जो यूज़र है उसका हम इंडिविजुअल कोई अपनी मर्जी से जो मर्जी उसको एंटर करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नल रूल्स प्रॉपरली डिज़ाइन होने चाहिए और फिर उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्क्रिप्ट राइट करने चाहिए, ताकि अगर कोई नॉट एप्लीकेबल ले रहा है तो उसके मीनिंग क्या होंगे आपके डाटा सेट के अंदर, कोई स्पेस दे रहा है तो उसके क्या मीनिंग होंगे आपके डाटा सेट के अंदर। वी नीड टू चेक फॉर यूनिकनेस रूल्स, कंसेक्टिव रूल्स एंड नल रूल्स, ठीक है। अगर इसको समराइज करें तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, डाटा डिस्क्रिपेंसीज को डिटेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मेटा डाटा देखना चाहिए कि डाटा है क्या, उसके बाद इनकंसिस्टेंट कोड्स को आइडेंटिफाई करना या डाटा रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करना, उन्हें सॉल्व आउट करना, उसके बाद फील्ड ओवरलोडिंग को आइडेंटिफाई करना, एंड देन यूनिकनेस, कंसेक्टिव एंड नल रूल्स को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए हमारे पास कुछ कमर्शियल टूल्स अवेलेबल हैं दैट आर यूज्ड टू डिटेक्ट द डिस्क्रिपेंसीज इन द डेटा सेट।
तो इसमें हमारे पास सबसे पहले डाटा स्क्रबिंग टूल्स यूज सिंपल डोमेन नॉलेज, फॉर एग्जांपल पोस्टल कोड है या स्पेल चेक है, टू डिटेक्ट एरर्स एंड मेक करेक्शंस। लाइक पोस्टल कोड्स या स्पेल चेकिंग के लिए आपके पास डिफरेंट स्क्रबिंग टूल्स हैं, ये जस्ट फॉर एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। In order to check or detect the errors and make corrections in the postal codes or spell mistakes. Similarly, आपके पास है data auditing tools हैं that are used to analyze data to discover rules and relationships to detect violators, और ये correlation and clustering को use करते हैं in order to find the outliers and correlation in order to define the relationship between the एट्रीब्यूट्स। और स्टेप 2 हमारे पास डाटा क्लीनिंग प्रोसेस में हमारे पास है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो समटाइम्स डाटा इनकन्सिस्टेंसीज में हमें, जब आपके डाटा में इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं तो हमें मैन्युअली उनको करेक्ट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें डाटा एंट्री की, ठीक है, सो हम डाटा एंट्री में अगर कोई इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेस आउट करेंगे पेपर को, ठीक है, जहाँ से हमने देख के डाटा को इंटर किया था। हो सकता है कि पेपर पे कुछ और हो, ह्यूमन एरर की वजह से या टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपके जो डाटा इंटर हुआ है वो इनकन्सिस्टेंट हो रहा है, सो दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें मैनुअली लुकआउट करना पड़ता है उसके लिए। अब इसी तरह इसके कुछ टूल्स भी अवेलेबल हैं, लाइक डाटा माइग्रेशन टूल्स हैं, अलाउ ट्रांसफॉर्मेशन टू बी स्पेसिफाइड, लाइक रिप्लेस द स्ट्रिंग जेंडर बाय सेक्स, कि आप टूल में बता देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जहाँ भी जेंडर वर्ड है उसको रिप्लेस कर दो सेक्स के साथ। दैट इज़ वो उस टूल का काम होगा जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करेगा। सिमिलरली ETL टूल्स होते हैं। ETL मीन्स एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग टूल्स allow users to specify transformation through a graphical user interface, ठीक है। यूजर्स जो हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू उसकी एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग से रिलेटेड जो भी उसने ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्पेसिफाई कर देते हैं, एंड इट्स ओवर टू ETL टूल्स जो कि अपना काम फिर परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर्स, ठीक है। So these are the two steps. The first one is data discrepancies detection and the second one is data transformation. अब data transformation की अगर हम बात करें तो data migration tools या ETL tools ये एक limited आपको या restricted set of transformations allow करते हैं। अब इसके साथ साथ आप manual custom scripts भी write कर सकते हैं in order to perform the transformations। आप अपने स्क्रिप्ट्स भी राइट कर सकते हैं, मतलब आप अपना खुद से कोड करके भी ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने डाटा के ऊपर। और अगर हम 2 स्टेप्स की बात करें तो दी 2 स्टेप प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन आइट्रेट्स, ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेप होगा डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन होगी, देन स्टेप 2 जिसमें हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब हमें डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन का आइडिया होगा, हम डिटेक्ट करेंगे डिस्क्रिपेंसीज को, तब ही हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन आइट्रेटिव प्रोसेस, और ये सारा काम बैच प्रोसेसिंग में होता है। मीन्स के बैच ऑफ जो सैंपल्स हैं उनके ऊपर हम डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो इन दिस द इंटायर डाटा क्लीनिंग प्रोसेस आल्सो सफर्स फ्रॉम अ लैक ऑफ इंटरेक्टिविटी। मीन्स कि इसमें यूजर्स का जो फीडबैक है, विदाउट दैट वो डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन के ऊपर उसका कोई फीडबैक नहीं होता। जब उसकी डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन हो जाती है उसके बाद उसके ऊपर हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सो इसमें एक तरह का लैक ऑफ इंटरेक्टिविटी आ जाती है। एंड सिमिलरली दिस प्रोसेस इज एरर प्रोन एंड टाइम कंज्यूमिंग। और अब इसका सोल्यूशन क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ द टू प्रोसेसेस, आइट्रेटिव एंड इंटरेक्टिव। जब इन दोनों प्रोसेसेस को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये एक आइट्रेटिव एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस बन जाता है। और इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है, पोर्टर्स व्हील इज अ पब्लिकली अवेलेबल डाटा क्लीनिंग टूल दैट इंटीग्रेट्स डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें क्या करते हैं, यूजर ग्रेजुअली बिल्ड अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस बाय कंपोजिंग एंड डिबगिंग इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन वन स्टेप एट ए टाइम on a spreadsheet like interface। मीन्स के यूजर्स क्या करते हैं, सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एक स्प्रेडशीट लाइक
इंटरफेस के ऊपर अपनी वो क्यूरी सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनको डिफाइन कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी स्पेसिफाइड ग्राफिकली और बाय प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स। ट्रांसफॉर्मेशंस को ग्राफिकली भी सेट किया जा सकता है, स्पेसिफाई किया जा सकता है, और बाय प्रोवाइडिंग सम एग्जांपल्स भी इसको सेट किया जा सकता है इन ट्रांसफॉर्मेशन को इन पोर्टर व्हील्स। और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स आर शोन इमीडिएटली ऑन द रिकॉर्ड्स दैट आर विजिबल ऑन द स्क्रीन। अब हमें वो जो जिस तरह हम प्रीवियस 2 स्टेप प्रोसेस में बात कर रहे थे, हमें वेट नहीं करना पड़ता पहले स्टेप की बैच की प्रोसेसिंग के बाद, हम उसके बाद यूजर फीडबैक देता है और फिर इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि हर सैंपल के अगेंस्ट, हर रो के अगेंस्ट क्या हो रहा है, उसके रिजल्ट्स स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो उसको यूजर क्या कर सकता है, उन ट्रांसफॉर्मेशन को अनडू भी कर सकता है, उसको पास भी कर सकता है, एंड सो ऑन। So perform discrepancy checking in the background on the latest transformed view of the data। ये एक और प्लस पॉइंट है इंटीग्रेशन का। जैसा कि प्रीवियस स्टेप में क्या पहला स्टेप कंप्लीट होता है, फिर दूसरे स्टेप के ऊपर हम आते हैं, मीन्स के डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन होती है। आफ्टर दैट मीन्स के बैच ऑफ जो सैंपल्स या रोज हैं, लाइक 10,000 है, उनके ऊपर आप डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन कर रहे हैं, वो 10,000 रोज पहले डिटेक्ट होंगी, उसके बाद उनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की जाएगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हो सकता है कि कुछ और रोज में उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एरर आ गया हो, ठीक है। सो हमें अगेन उसको अनडू करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और हो सकता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कोई 10 सैंपल्स की आप डिस्क्रिपेंसी डिटेक्ट करके उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, और हो सकता है उसकी वजह से 100 रोज में, 100 सैंपल्स में कुछ और न्यू एरर आ जाए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जबकि इंटीग्रेशन ऑफ द 2 प्रोसेस में, जैसा कि पोर्टर्स व्हील उसकी एग्जांपल है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सारा काम बैकग्राउंड पे ये चेकिंग हो रही होती है, ठीक है। आया कि न्यू जो हमारे पास व्यू आया डेटा का, जो कि ट्रांसफॉर्म्ड व्यू है, उसमें आया कि कुछ न्यू डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं इंट्रोड्यूस होगी। अगर होगी तो आप उसको इमीडिएटली उसको अनडू भी कर सकते हैं, ठीक है। यूजर कैन ग्रेजुअली डेवलप एंड रिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह यूजर्स ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इस जो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं उनको एक इंटरेक्टिव ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर इसको ट्रांसफॉर्मेशंस को परफॉर्म करते रहते हैं एज डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड, जैसे उसे डिस्क्रिपेंसीज फाउंड होती हैं, दैट लीड्स टू मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डेटा क्लीनिंग। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी अप्रोचेज हैं, लाइक अनदर अप्रोच टू इंक्रीज्ड इंटरएक्टिविटी इन डेटा क्लीनिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ डिक्लरेटिव लैंग्वेजेस फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर्स। Such work focuses on defining powerful extensions to SQL and algorithms that enable users to express data cleaning specification efficiently। Means कि आप अगर tools use नहीं करना चाह रहे तो you can use your own code, your own customized scripts like in SQL and algorithms in order to clean your data। So as we discover more about the data, जैसे ही आप अपने डाटा को रिफाइन करते हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट डाटा क्लीनिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं, ये डाटा को क्लीन करते हैं, सो उसके साथ साथ हमें ज़रूरत होती है डाटा के मेटा डाटा को भी अपडेट करने की। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप अपडेटिंग द मेटा डाटा टू रिफ्लेक्ट दिस नॉलेज, दिस न्यू नॉलेज जो कि आपने ट्रांसफॉर्म किया है। So that's it for this lecture। Next lecture में हम बात करेंगे डाटा इंटीग्रेशन की, and the credit or the resources taken from these 2 books, Data Mining Concepts and Techniques by Jay Vahan, and the second book is Introduction to Data Mining by Vipin Kumar। So take care, see you in next lecture, Allah Hafiz।